हेलो एवरीवन। सो दिस इज द डिकोडिंग प्रीलिम सीरीज और सीरीज के अंदर हम लोग डिकोड कर रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को। किस तरह से अलग अलग एग्जाम के अंदर हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिस्ट्री के जो अलग अलग सेक्शंस हैं उतने उनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर 66 बीपीएससी की बात करेंगे, 66 बीपीएससी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन से पूछे गए हैं वो है 30। जिसके अंदर एशियन हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस बार ये ब्लैंक हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री से सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो 26 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। और अगर बिहार हिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ दो क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है वो भी रिपीटेड है और मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, स्पेसिफिकली बिहार हिस्ट्री का नहीं कह सकते हैं उसको। तो इस पेपर के अंदर अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री को ठीक से कवर कर लिया है तो बड़ी इजीली वो 28+ जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, लगभग सारा का सारा पेपर जो है वही मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिनेरियो ऑफ दिस वेरी पेपर। अब देखते हैं कि इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के पूछे गए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है, पैथरादूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पैथरादूरा जो टेक्निक है वो इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ ताल्लुक रखती है। तो ऑप्शन ए जो है वो है हमारे पास डेकोरेटिंग दी वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर बाकी के ऑप्शन को देखेंगे तो बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार ये गलत हो जाएगा। यूज ऑफ आर्च इन कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग्स ये भी गलत हो जाएगा। तो पितरादूरा एक टेक्निक होता है ताजमहल के अंदर, अगर आपने देखा होगा कि ताजमहल की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से प्लेन नहीं है, उनके ऊपर अलग अलग जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ फ्लोरल डिजाइन इस तरह के बनाए गए हैं, कुछ जो है पौधों के डिजाइन इस तरह से बनाए गए हैं और इसी को पेत्रादूरा कहा जाता है। ये एक इटालियन टर्म है जिसको पेत्रे दूरे कहा जाता था, जिसको करप्ट होके पेत्रादूरा कहा जाता है। और लोकल भाषा में इसी को पच्चेकारी भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगरा के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, आगरा का जो ताजमहल है वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है, मुगल पीरियड से। विच मुगल रूलर स्टैब्लिश्ड कारखानास फॉर पेंटिंग। तो कौन से मुगल रूलर ने पेंटिंग्स के लिए कारखाना बनवाए थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज अकबर। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो रियल फाउंडर है मुगल एम्पायर के और उन्होंने ही तस्वीर खाना स्टैब्लिश किया था। दसवंत और बसावन जो है वो इम्पोर्टेंट पेंटर हुआ करते थे अकबर के समय। और जो अकबर का जो पेंटिंग डिपार्टमेंट था उसको तस्वीर खाना बोलते थे, है ना। ऑर्गेनाइज्ड पेंटिंग डिपार्टमेंट का उन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें अकबर की तरफ से देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अकबर। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज एनफोर्स्ड बाय। तो बंगाल के अंदर जो डुअल सिस्टम है गवर्नेंस का वो किसने स्टार्ट किया था, किसने एनफोर्स किया था। इसमें दीवानी राइट्स जो है वो तो कंपनी को मिल गए थे आफ्टर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। और इसके अलावा जो निजामत के राइट हैं, जो बाकी के राइट हैं लॉ एंड ऑर्डर जैसे बाकी के जो राइट्स हैं, वो सारे राइट्स जो हैं वो वहाँ के नजीम के पास हुआ करते थे, जिसको कंपनी कंट्रोल किया करती थी थ्रू डेप्यूटी सूबेदार ऑफ बंगाल। तो दो डेप्यूटी सूबेदार कंपनी ने अपॉइंट किए थे, एक बंगाल के अंदर एक बिहार के अंदर। बंगाल के अंदर जिसको अपॉइंट किया था उनका नाम था मोहम्मद रजा खान और बिहार के अंदर जिनको अपॉइंट किया था उनका नाम था राजा सतबराय। तो इस तरह का जो सिस्टम है जहां पर दो रूलर्स हैं एक ही जगह के, एक को दीवानी राइट्स मिले हुए हैं, एक को निजामत राइट मिले हुए हैं। और इस तरह के सिस्टम को डुअल रूल कहा जाता था। और इस तरह का सिस्टम की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1865 में जो ट्रीटी साइन होती है। सो द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो इन 1893। 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कन्वीन हुआ है शिकागो यूएसए के अंदर, उसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 1893 में स्वामी विवेकानंद इसको अटेंड करते हैं।
इंडियन स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से, और इनका ये कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिज्म और जो नियो हिंदुइज्म है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में भी प्रमोट किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास, हु एस्टैब्लिश स्वराज पार्टी इन 1923। 1923 में स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? स्वराज पार्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, सो द स्वराज पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू इन 1923। 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो है इस पार्टी को एस्टेब्लिश करते हैं। सी आर दास जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो सेक्रेटरी हुआ करते थे इस पार्टी के। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन है ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, इंडिगो रिवॉल्ट से पूछा है। हु रॉट द who wrote the famous play Neil Darpan, in which operation of indigo farmers is displayed। तो नील दर्पण के बारे में पूछा गया है कि नील दर्पण जो प्ले है वो किसने लिखा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्र जो है उन्होंने इसको लिखा है, 1860 में इसको पब्लिश किया गया है। और इसका जो प्लॉट है वो इंडिगो रिवॉल्ट के ऊपर बेस्ड है। बाद में माइकल मधुसूदन दत्त इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिगो रिवॉल्ट से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस बैटल ऑफ बंडी वॉश इन 1760 वाज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। तो फेमस बैटल जो है बंडी वॉश का वो किसने स्टेब्लिश किया, किस किस के बीच में होता है, कब होता है और किसके साथ एसोसिएटेड है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो बैटल है ये 1760 में हमें देखने को मिलता है, एंड इट वाज पार्ट ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर का पार्ट है ये बैटल ऑफ बंडी वॉश। और अगर पार्टिसिपेंट की बात करेंगे तो कर्नाटिक वॉर को हम जानते हैं कि कर्नाटिक वॉर फ्रेंच फोर्सेस और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए थे। अगर पर्टिकुलरली बैटल ऑफ बंडी वॉश की बात करेंगे तो यहाँ पर द फ्रेंच फोर्सेस वर लेड बाय लेली एंड द इंग्लिश फोर्सेस वर लेड बाय जनरल आयरकूट। और इसमें इंग्लिश फोर्सेस जनरल आयरकूट जिनको लीड कर रहे थे वो फ्रेंच फोर्सेस को यहाँ पर हरा देती हैं और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बंडी वॉश। बड़ा ही डिसाइसिव बैटल है थर्ड बैटल ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट स्टैब्लिश करता है इंडिया के अंदर, कम्युनल अवार्ड स्टैब्लिश करता है जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं और ये पहला एक्ट है जहां पर कम्युनल अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन है ये ट्राइबल रिवॉल्ट से पूछा गया है, कोल म्यूटिनी के बारे में। तो कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बूडो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कच्छ, सिंहभूम, वेस्टर्न घाट्स, सातारा, नन ऑफ द अबव। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज होगा रिवॉल्ट के बारे में तो बड़ी इजीली यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बी जो है उसको टिक कर सकते हैं। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, वहां पर ये जो रिवॉल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। 1831 में इसका मेजर अपराइजिंग हुआ था जिसको लीड कर रहे थे बूढ़ो भगत। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल म्यूटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के रिवॉल्ट से पूछा गया है ये क्वेश्चन, हु स्पेयर हेडेड या हु लीडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। बिहार में 1857 का जो रिवॉल्ट है किसने लीड किया था। वंस अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, और बीपीएससी की बात करेंगे तो उसके लिए और ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ऑप्शन इज कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो है यहाँ पर लीड करते हैं, जगदीशपुर आरा के अंदर उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हु ड्रू गांधी जी's अटेंशन टू द plight ऑफ इंडिगो पीजेंट इन चंपारण। तो ये क्वेश्चन भी लगभग रिपीटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं बीपीएससी के अंदर, और अगर आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं तो बड़ी इजीली आप दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर एक एज जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो हु ड्रू गांधी जी's अटेंशन टू द plight ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण। तो द करेक्ट ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ला। तो द करेक्ट ऑप्शन इज राजकुमार शुक्ला।
राजकुमार शुक्ला ही गांधी जी को लेके आए थे चंपारण के अंदर। बाद में 1917 में गांधी जी यहाँ पर इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं अगेंस्ट दी ऑपरेसिव तीन खटिया सिस्टम एंड फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। तो मगध का एंशियंट कैपिटल क्या हुआ करता था? वंस अगेन रिपीटेड टॉपिक। तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नहीं था, वैशाली नहीं था, चंपा नहीं था, अंगा नहीं था। तो ऑप्शन इज ई, नन ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि द एंशियंट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगीर, जिसको राजगृह कहा जाता था उस समय। तो राजगृह और राजगीर जो है वो एंशियंट कैपिटल हुआ करता था मगध का। तो ई, नन ऑफ द अबव वुड बी द ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है फिर से रिपीटेड टॉपिक से पूछा गया है, स्वामी सहजानंद के बारे में। स्वामी सहजानंद was related to which of the following? स्वामी सहजानंद was related to which of the following? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है इनमें से किसके साथ है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला है ट्राइबल मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पीजेंट मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे स्वामी सहजानंद। उन्होंने बिहार किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा और बख्त मूवमेंट जैसे जो मूवमेंट हैं वो बिहार के अंदर लॉन्च किए हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से हमें देखने को मिलता है। स्वामी सहजानंद सहजानंद के बारे में हम अपने जो पिछले लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। रिपीटेड टॉपिक है, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा है जहां पर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल किया था, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको जाने के लिए बोलता है चंपारण से तो वो नहीं जाते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट हमें चंपारण के अंदर देखने को मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चंपारण। 1917 में जो चंपारण का मूवमेंट हुआ है उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और यहीं पर हमें उनकी तरफ से पहली बार सिविल डिसोबीडियंस इनिशिएटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपनी स्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। विच कंपनी स्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना। पटना में कौन सी कंपनी ने अपना जो फैक्ट्री है 1632 में स्टेब्लिश की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच लोगों ने ही सबसे पहले अपनी कंपनी यहाँ पर स्टेब्लिश की थी। इसके अलावा 1620 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी हमें पटना के अंदर देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फैक्ट्री एट पटना। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो कॉलोनियल रूल के दौरान एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, उसको इनेक्ट नहीं किया गया है? तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको ये तो सबसे पहला एक्ट है। चार्टर एक्ट 1833, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलोनियल रूल के दौरान ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको भी कॉलोनियल रूल के दौरान ही इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो ईयर से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश रूल के बाद इसको इनेक्ट किया गया है, तो इसका ब्रिटिश रूल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ब्रिटिश रूल के बाद इनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अनटचेबिलिटी हटाने के लिए इसको इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें देखने को मिलता है और गांधी जी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो जुड़ा हुआ है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन विच ऑफ द कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड। इनमें से कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज जूनागढ़, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सामलदास कॉलेज भावनगर। इंग्लैंड जाने से पहले गांधी जी ने यहाँ पर कुछ समय पढ़ाई की थी सामलदास कॉलेज भावनगर, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हैड पर्टिकुलरली एक्टिवली which of the following persons had participated actively in the revolt of 1857। ये भी रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज ने इस एक्ट के अंदर, इस रिवोल्ट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो नाना साहेब कानपुर सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल लखनऊ ये भी ठीक हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद ये भी ठीक है,
बेगम जीनत महल दिल्ली, ये भी ठीक है, बहादुर शाह की वाइफ हुआ करती थी ये। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ई यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट के बारे में ये कोटेशन दिया था। अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इतने कैविएट्स थे, इतने लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से जो जवाहरलाल नेहरू है उनको ये कहना पड़ता है कि हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंजन तो नहीं है लेकिन ब्रेक ही ब्रेक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ फार मेनी डेज दांडी मार्च लास्ट। तो दांडी मार्च की अगर बात करेंगे तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 जो है वहां से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को खत्म होता है। इस तरह टोटल 24 डेज की ये एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। साबरमती आश्रम से 78 एसोसिएट के साथ महात्मा गांधी इसको शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के इसको खत्म किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 24 डेज। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 24 डेज, 24 दिन लगे थे दांडी मार्च को खत्म होने में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके साथ शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी PYQ से है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है सूर्य सिंह, नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद, नेक्स्ट है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी इज राम प्रसाद बिस्मिल, और ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। ये जो सॉन्ग है सरफरोशी की तमन्ना, इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने पॉपुलराइज किया था, लेकिन सबसे पहले इसको गाया था बिस्मिल अजीमाबादी ने। तो बिस्मिल अजीमाबादी उर्दू के एक पोएट हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले इसको गाया था और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल इसको पॉपुलराइज करते हैं। तो बिस्मिल अजीमाबादी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिस्मिल अजीमाबादी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, इन्होंने ही सबसे पहले इसको गाया था। तो ई वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हुआ था। ये भी रिपीटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, पूर्ण स्वराज मूवमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट वाज द रिएक्शन ऑफ बंगाल पार्टीशन, 1905 में इसको इनिशिएट किया गया था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर INA ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945 टू 1946। तो इनमें से कौन से एडवोकेट ने INA ट्रायल्स में जो इंडियन नेशनल आर्मी के या आजाद हिंद फौज के जो सिपाही हैं उनके लिए आवाज उठाई थी, उनके लिए केस लड़ा था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज भूलाभाई देसाई। तो भूलाभाई देसाई बाकी के लोगों को इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू इकट्ठा करते हैं और ये सारे लोग मिलकर एक डिफेंस कमेटी बनाते हैं और इस डिफेंस कमेटी ने यहाँ पर INA ट्रायल्स में जो INA के सोल्जर्स हैं उनको डिफेंड किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज भूलाभाई देसाई। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत पहले छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी ये लोग अपने कोर्स को वहां पर निकालते हैं, उनको झाड़ते हैं और फिर से INA जो सोल्जर्स है उनको बचाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। तो बड़ा ही इमोशनल एक्सपीरियंस ये हुआ करता था, बड़ा ही इमोशनल इवेंट है जहां पर जिन लोगों ने प्रैक्टिस लगभग डिकेड्स पहले छोड़ दिया है वो लोग जब जरूरत पड़ती है तो अपने पुराने कोर्स फिर से निकालते हैं और फिर से मैदान के अंदर कूद जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें देखने को मिलता है और रेवोल्यूशनरी फेज से ही क्वेश्चन है, वेयर डिड मैडम कामा अनफर्ल इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। तो मैडम कामा ने कहाँ पर इंडियन ट्राई कलर को फ्लैग किया था पहली बार। तो 1907 में मैडम कामा जो है वो स्टूटगार्ट जर्मनी के अंदर इसको अनफर्ल करती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टूटगार्ट।
और जो इवेंट है हुआ करता था उस समय वो था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो एक इवेंट कन्वीन किया गया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर मैडम भिकाजी कामा ने इंडियन ट्राई कलर को पहली बार अनफर्ल किया था इन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 25, और ये जो क्वेश्चन है वो पेयरिंग से बेस्ड है। और इसमें पूछा गया है कि फॉलोइंग पेयर्स में से कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। तो सबसे पहला जो पेयर है हमारे पास वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे की बात करेंगे तो सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह। नेक्स्ट है सी आर दास, तो ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे देश बंधु उनको कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास विलियम बेडरबन। तो विलियम बेडरबन की बात करेंगे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907, गलत हो जाएगा ये। विलियम बेडरबन दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, पहली बार 1889 में और दूसरी बार 1910 में। नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे तो इंग्लैंड के अंदर उन्होंने इंडिया हाउस करके एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया था। तो फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन पेरिस, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सी आर दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास पूर्ण स्वराज से जुड़ा हुआ है, ये भी रिपीटेड टॉपिक है। So which day was declared as पूर्ण स्वराज डे by the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से दिन को पूर्ण स्वराज डे या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था? So the correct option is 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और इसकी घोषणा जो है, इसका डिक्लेरेशन पहली बार हमें जो 1929 का सेशन है कांग्रेस का, इसको लाहौर सेशन भी कहा जाता है, वहां पर इसको डिक्लेयर किया गया था। इसको प्रेसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था इन द लाहौर सेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, वेरी बेसिक क्वेश्चन। व्हेन वाज बिहार एस्टेब्लिश्ड? बिहार का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सो 1912 में बिहार और उड़ीसा का जो प्रोविंस है इसको अलग कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो इनिशियली द रीजन वाज पार्ट ऑफ बंगाल, लेकिन उसके बाद बिहार एंड उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। और जिस समय इसको अलग किया गया था, एट दैट टाइम द डेट वाज 1912। तो उस टाइम डेट जो है वो 1912 हुआ करती थी, तो 1912 में इसको अलग किया गया था। So this is all about the establishment of Bihar. Next question है हमारे पास चंपारण सत्याग्रह से। So in तीन कठिया सिस्टम in Bihar, how much land was reserved for indigo cultivation? तो इनमें से तीन कठिया सिस्टम के अंदर कितना लैंड रिजर्व किया गया था इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/10, 1/03, 3/20, 3/25। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3/20। यानी कि एक बीघा में 20 कट्ठा होते हैं, और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा के ऊपर इनको जो इंडिगो है वो उगाना पड़ता था। तो जो लोग बिहार से हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, कि एक बीघा में, बीघा और कट्ठा जो है ये रेवेन्यू यूनिट्स हैं, और एक बीघा में 3 कट्ठा होते हैं, और जो इंडिगो कल्टीवेटर है उसको फोर्स किया जाता था कि एक बीघा में से 3 कट्ठा में वो इंडिगो होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3/20। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी लगभग बिहार से ही जुड़ा हुआ है। वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पटना। तो 1912 का जो सेशन है वो पटना के अंदर हमें देखने को मिलता है, पहला सेशन है जो बिहार के अंदर कन्वीन हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बांकीपुर, पटना। 1912 का जो सेशन है उसको यहाँ पर कन्वीन किया गया था, जिसको प्रेसाइड कर रहे थे राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुदोलकर, जो आंध्र प्रदेश रीजन से आते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पटना सेशन। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना, हो सकता है अगली बार प्रेसिडेंट का नाम पूछ ले, राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुदोलकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण को इनमें से कौन सा टाइटल दिया गया है? तो वेरी बेसिक क्वेश्चन। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, और लोकनायक का टाइटल जो लोग हैं उन्होंने उनको दिया है, जन नेता उनको कहा जाता था, पीपल्स लीडर उनको कहा जाता था। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30।
और इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो इस पेपर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर इस पेपर की बात करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री अगर किसी ने ठीक से पढ़ा होगा इस पेपर के अंदर तो बड़ी इजीली वो इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। पेपर का लेवल जो है बड़ा ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं। इसको इजी पेपर ही कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं। बड़ा ही इजी पेपर यहाँ पर पूछा गया है और अगर ठीक-ठाक किसी ने तैयारी की है, तो 28 प्लस मार्क्स जो है वो इसमें लेके आ सकता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 66 बीपीएससी एनालिसिस। 66 बीपीएससी एनालिसिस हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप लोग ये जो सीरीज है इसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फोकस करेंगे ताकि जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं कि टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। खासकर बीपीएससी के अंदर टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस है उसको अच्छे से पढ़ना है। अभी लगभग 4:30-5 बजे का समय हुआ है जब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही डेडिकेशन इसके अंदर दिखाना है और जो एग्जाम रूम है उसके साथ फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर निकल के आना है। So this is all about from this analysis. Thank you very much and God bless you.